हाँ, तो मेरे 24 फरवरी वाली यूपी योद्धाओं, तो फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जो 24 फरवरी को 12th हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आपका हिंदी में पूरे 50 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूँ। सही सुना आपने, आज हम पूरे हिंदी में जो आपका खंड खा होता है, इस पूरे खंड खा को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल 13 टॉपिक है हमारे खंड खा में, एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं। तो बस आज रात ये वीडियो देख लेना और 24 फरवरी को जाकर कॉपी में छाप देना। इस बार हिंदी में 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है, सारे के सारे बहुत स्पेशल हैं। पूरा हिंदी आज हम एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो 24 फरवरी को पेपर देने जाने से पहले आज रात इस वीडियो को जरूर देख लेना, चाहे आप जब भी देख रहे हो, क्योंकि ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलते रहे। तो देखो, टोटल 13 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत का गद्यांश। आपके खंड खा में जो फर्स्ट टॉपिक है, संस्कृत गद्यांश से 7 नंबर का आता है। फिर संस्कृत पद्यांश पढ़ेंगे 7 नंबर का, जिसको श्लोक भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का। आपठित गद्यांश पढ़ेंगे 5 नंबर का। शब्द युग 2 नंबर का। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का। वाक्य संशोधन 2 नंबर का। रस छंद अलंकार ये भी 2-2 नंबर के आते हैं। सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पत्र लेखन 6 नंबर का। निबंध 9 नंबर का। टोटल 50 नंबर का पेपर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत करीब है। बस चलिए शुरू करते हैं आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का गद्यांश। देखो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश को। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एक गद्यांश दिया गया है। जो गद्यांश मैंने लिया है बहुत स्पेशल है। 2017, 18, 19, 20, 22 में आ चुका है, तो 25 में भी आएगा। ठीक है, तो ये गद्यांश आपको दिया जाएगा। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया और इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कैसे आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे, अनुवाद करेंगे। लेकिन पहले इस गद्यांश को हम खूब ध्यान से पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद निकालने का प्रयास करेंगे, इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। थोड़े हम लोग अच्छे से 5G की स्पीड से चलेंगे। देखो, महामन मनस्विन यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जन्म, उनका जन्म प्रयागे, प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार भवत परिवार में हुआ था। यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। जो मैं बता रहा हूं वही हिंदी मीनिंग में लिखना है बाद में। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत संस्कृत के सम्मानित यानी कि प्रतिष्ठित विद्वान आसीत थे। और इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय एवं मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहाँ ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया। यानी कि इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना भी आरंभ कर दिया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। यानी कि युवक मालवीय ने स्वकीयेन यानी कि अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनुष्यों का मन अमोहयत मोह लेते थे। ठीक है, यानी कि युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से मनुष्यों का मन मोह लेते थे। अतः इसलिए अस्य इनके सुहृदय यानी कि मित्रों ने इन्हें प्राड विवाक पदवी यानी कि वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा
कर्तु करने को प्रेरित बनता है, प्रेरित किया, ठीक है। और इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने को प्रेरित किया, ठीक है। तदनुसारम अयम, और इसी के अनुसार इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे, प्रयाग में उच्च न्यायालय के प्राड विवाह का कर्म यानी कि उसमें वकालत आरंभ कर तुमारभ यानी कि आरंभ किया, ठीक है। और उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी, ठीक है। विधे विधे यानी कि कानून के उत्कृष्ट ज्ञानेन उत्कृष्ट ज्ञान, मधुरालापेन मधुर वार्तालाप, उदार उदार व्यवहारेण यानी कि उदार व्यवहार से, शीघ्र में शीघ्र ही मित्राणाम यानी कि मित्रों एवं न्यायाधीशानश्च यानी कि न्यायाधीशों के सम्मान भाजन भवत यानी कि सम्मान पात्र बन गए। और कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप एवं उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान पात्र बन गए, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। अब देखो मैंने आपको हिंदी मीनिंग तो समझा दिया, बट इसको लिखना कैसे, जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। हिंदी की कॉपी लिखना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये महामनस्विन लिखना है, फिर डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड लिखना है सम्मान भाजन भवत। तो ऐसे लिखना महामनस्विन डॉट 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 करके सम्मान भाजनम भवत, ठीक है, ऐसे लिख देना। फिर सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा कि ये किस पाठ से लिया गया। जैसे देखो इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ पाठ का नाम ही लिखना होता है। तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से समझो। महामनस्विन ये करा, संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। देखो पाठ का नाम यहाँ पे लिख गया महामना मालवीय, और ये आपका 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। संदर्भ आपको बिल्कुल ऐसे ही संदर्भ लिखना है, 2 नंबर आपका कंप्लीट। समझ में आया। अगर किसी दूसरे पाठ से लिया गया है तो आपको, जैसे मान लो संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से लिया गया तो महामना मालवीय के जगह पे संस्कृत भाषा या महत्तम लिख देना, काम हो जाएगा। अनुवाद में वही लिखना जो मैंने बताया, 2 नंबर का ये होगा संदर्भ, 5 नंबर आपको अनुवाद के लिए मिलेगा। तो कुछ ऐसे लिखेंगे, देखो वही चीज। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जो मैंने हिंदी मीनिंग बताया वही लिखना है। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से मनुष्यों का मन मोह लेते थे, इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने को प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप एवं उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान पात्र बन गए। 5 नंबर का ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और एग्जामिनर बोलेगा कैसे नंबर देगा, देखो ध्यान से, ऐसे कहेगा ले बेटा 7/7, इस पे तेरा ही हक है। बस हो गया। तो गद्यांश हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम अपने स्पीड से रहेंगे भाई, जितना चल रहे हैं अच्छे से थोड़ा समझाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा, इन दोनों को मैं हटा देता हूं, गद्यांश वाला हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। दूसरा हमारा टॉपिक है संस्कृत पद्यांश, ठीक है। अब हम देखेंगे संस्कृत पद्यांश को, टोटल 7 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है, चलिए इसको देखते हैं। देखो पद्यांश वाला जो सेक्शन है भैया वो थोड़ा इजी मुझे लगता है। संस्कृत का पद्यांश है, टोटल ये 7 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो एक चैप्टर है आपके संस्कृत में सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सारे श्लोक को पढ़ लो, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। आप लिख कर ले लो, कोई नहीं काट सकता 7 नंबर, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लो, काम हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने जो श्लोक लिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन हुआ। ये हमारे सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही श्लोक है। 2015, 17, 19, 23 में आ चुका है, तो 2 साल बाद 25 में भी आ सकता है। देखो 15 के बाद 17 में आया, 17 के बाद 19 में आया, 19 के बाद 23 में आया, 23 के बाद 25 में आ सकता है। 2-2 साल का गैप है, इसमें 3 साल का गैप, 4 साल का, ठीक है। चलो तो आपको करना क्या है, देखो काव्य शास्त्र यानी कि काव्य और शास्त्रों के विनोदेन, विनोद में यानी कि चर्चा में, कालो समय गच्छत बीतता है, धीमताम यानी कि
बुद्धिमानों का, यानी कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद यानी कि आनंद में बीतता है। व्यसनेन यानी कि व्यसन, व्यसन का मतलब होता है बुरे शौकों में, चा मूर्खाराम मूर्खों का निंद्रया सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़े करने में वह बीतता है। और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। बस ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, इसका भी आपको संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम संदर्भ को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो काव्य शास्त्र विनोदेन लिख देना, इसका फर्स्ट वर्ड, फिर डॉट 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 करके कलहेन वा लिख देना। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना होता है, सिर्फ आपको ऐसे डॉट डॉट करके लिखना है और संदर्भ पहले लिखना है, फिर अनुवाद हेडिंग डाल के हिंदी अनुवाद लिख देना है। देखो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक, चाहे आप पद्यांश लिखो या श्लोक लिखो, एक ही लिखना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर आपका कंप्लीट, ठीक है। अनुवाद देख लो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। देखो सुभाषित रत्नानी चैप्टर में कई आपके श्लोक हैं, सारे के सारे श्लोक को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेना, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं भैया, ये भी टॉपिक हमारा फिनिश हुआ, 5 नंबर का ये आपका कंप्लीट हुआ अनुवाद। ये भी टोटल आपको 7 में 7 दिलाकर रहेगा, तो टेंशन फ्री रहना। ये आपका हो गया दूसरा वाला टॉपिक, ठीक है। अब तीसरे टॉपिक की अगर बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं 2 नंबर की। तो 2 ऐसे मुहावरे मैं आपको बता देता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मुहावरों में कुछ होता नहीं है, 4 मुहावरे दिए जाएंगे, करना एक ही होगा, बस आप जाना छाप के आना। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर। देखो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है घी के दिए जलाना, सिर्फ इतना ही आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये ब्लैक वाला। बाकी ये वाक्य, ये अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको लिखना होगा, लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे घी के दिए जलाना, इसका अर्थ लिखो खुशियां मनाना, ये आपको अपनी तरफ से लिखना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही रहेगा, घी के दिए जलाना यानी कि खुशियां मनाना, ठीक है। वाक्य प्रयोग, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारी ने घी के दिए जलाए। घी के दिए, देखो घी के दिए लिख देना यहाँ पे, हाँ घी के दिए जलाए, बस हो गया। ये देखो आपका जो क्वेश्चन है इसको मैंने रेड कर दिया है, देखो क्वेश्चन आपका इसमें आ गया घी के दिए जलाना, तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तो भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए, बस बिल्कुल सही हो गया आपका। अर्थ लिखा आपने यहाँ पे, वाक्य प्रयोग कर दिया, हो गया, ठीक है। आगे देखो मेरे भाई, दूसरा मैं ले लेता हूं लोकोक्ति, ठीक है। देखो आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो जानते हैं, मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग देखो, सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है, इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। भैया 2 नंबर आपका कंप्लीट है, दोनों में से एक ही कर दोगे आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा महा मैराथन क्लास, पूरे 100 नंबर एक ही क्लास में। अब आता है आप पठित गद्यांश, 5 नंबर वाला टॉपिक हमारा आ चुका है, तो इसको भी अब हम समझ लेते हैं। सारे टॉपिक को समझेंगे, बस ध्यान से समझना। देखो आप पठित गद्यांश 5 नंबर का आता है, इसमें क्या होता है ध्यान से समझो। आपको यहां से लेकर यहां तक एक गद्यांश दिया जाएगा, इस गद्यांश के नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, का 1 नंबर का, खा 2 नंबर का, गा 2 नंबर का, यानी कि ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी गद्यांश में ही ढूंढने पर मिलेगा। तो कैसे इसको, चलो पहले इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखो आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुई, सरकारों ने उन्हें पैसे से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए, भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे तब उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक स्मारक बड़ा स्मारक बनाया जाए। मतलब दुर्गा भाभी जी ने वो पैसे वापस कर दिए और उन्होंने कहा कि इस धन से 51,000 रुपए से शहीदों का एक बड़ा स्मारक बना दिया जाए, बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए। तो क्वेश्चन देखो क्या है, अभी आंसर हम ढूंढते हैं। देखो स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया।
तो ये देखो सीधा सीधा लिखा है मेरे भाई, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। बस आपको यहां से लेकर उठाकर यहां तक लिख देना, एक नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए गए। खा स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? तो भैया स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति थी। देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। बस यहां से उठाकर यहां तक लिख दो भाई, 2 नंबर ये भी आपका कोई नहीं काट पाएगा। यानी कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति थी, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा। तीसरा क्वेश्चन देखो, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? तो दुर्गा भाभी को जो धन भेंट किया गया ना, उन्होंने कहा कि इस धन से, देखो यहाँ पे आंसर है, इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बना दिया जाए। बस यही उन्होंने कहा कि दुर्गा को जो सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे उन्होंने वापस लौटा दिया और उस धन से शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने को कहा। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे? देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालना, फिर इसका फर्स्ट वर्ड है आजाद भारत और लास्ट वर्ड है स्मारक बनाया जाए, ऐसे लिख देना। अब का वाला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया, तो का लिख देना आंसर इसका। ध्यान से, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए गए। एक नंबर आपका कंप्लीट। एक नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी दो एक नंबर का हो सकता है। खा स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? तो देखो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति थी, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया। गा दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? तो देखो दुर्गा के सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे उन्होंने वापस लौटा दिया और उस धन से शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए कहा। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। मतलब जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश में ही दे दिया जाएगा एज अ गिफ्ट। आपको वही आंसर उठाकर लिख देना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो ये भी हमारा टॉपिक 5 नंबर इसका भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको समझ लेते हैं अब हम लोग। जैसे एक एक टॉपिक को जब हम लोग देखते हुए चलेंगे ना, तभी हम टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द युग्म। 2 नंबर का ये भी आता है, मतलब शब्दों का जोड़ा। जैसे देखो शब्द युग्म हमारा यहाँ पे है, 2 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कपिस कपीस, इसका सही अर्थ क्या होगा ये आपको लिखना है। देखो मटमैला और अंगद, सुग्रीव और काला, बाली और सुग्रीव, मटमैला और सुग्रीव। मतलब जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो कपिस का मतलब मटमैला, कपीस का मतलब सुग्रीव। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। तो इन दोनों को मैं हटा देता हूं, जो पहले उसका मीनिंग पहले होगा। दूसरा अम्ब अम्भ, इसका सही अर्थ क्या होगा? माता और पानी, माता और पिता, आकाश और स्वर्ग, देवी और देवता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, देवी और देवता। अम्ब का मतलब देवी, अम्भ का मतलब देवता। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारे टॉपिक्स में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, आप लोग यहां से भी देख लो, मैं दिखा देता हूं। ये अनेकार्थी शब्द है। इसका मतलब जैसे आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, किसी एक शब्द के 2 अर्थ या कई अर्थ, उसी को अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे देखो आपको क्वेश्चन में यही दिया जाएगा द्विज। अब द्विज का आपको अनेकार्थी शब्द लिखना, आपको 2 ही लिखना होगा, लेकिन मैं 4 बता देता हूं। देखो ब्राह्मण लिख देना, पक्षी लिख देना, चंद्रमा लिख देना, दांत लिख देना। अगर ब्राह्मण आता है तो आप इन सबको लिख देना, मतलब एक सेम सेम। विधि, विधि को आप क्या क्या लिख सकते हैं? भाग्य, विधाता, तरीका, युक्ति, रीति, कानून। मतलब 5-6 मैंने बता दिया भाई, लिखना तो 2 ही है, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, 2 नंबर का। देखो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना इन सब में। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जैसे फर्स्ट देखो घृणा के योग्य, इसको हम क्या बोलेंगे? जो घृणा के योग्य हो, घृणित, घृणास्पद, घृणी या निर्घृणी। तो भैया जो घृणा के योग्य होगा उसको हम घृणित बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा रास्ता दिखाने वाला, जो रास्ता दिखाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? पथ प्रदर्शक, ज्ञानी, जानकार, सर्वज्ञ। ठीक है, तो रास्ता दिखाने वाले को भैया पथ प्रदर्शक ही तो बोलेंगे। जो पथ को प्रदर्शक करे, मतलब जो रास्ता हमें दिखाए वो ज्ञानी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भाई वाक्य संशोधन वाला टॉपिक, इसको देख लेते हैं। ठीक है, 8वां टॉपिक है शायद। तो वाक्य संशोधन में आपको वाक्य में गलतियां दी जाएंगी, उसको सही करके लिखना। देखो ये वाक्य संशोधन, जैसे फर्स्ट, वो गत सप्ताह ही जाएगा, इसे गलत है। जो ब्लैक से वो गलत है, सही क्या है, वो गत सप्ताह ही चला गया, ये सही है भाई। ऐसे आपको सही करके लिखना होगा इस टॉपिक में। ठीक है, आगे देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, वो लड़के कहाँ जा रहे हैं, वो लड़के कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें आपको लिख देना वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, ये गलत होगा, ये बिल्कुल सही होगा। ऐसे आपको गलत चीजों को सही करके लिखना है। अगला टॉपिक हमारा है भैया रस। अब रस छंद अलंकार पे आ जाते हैं। बाय द वे मैंने रस छंद अलंकार तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग सर्च करोगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर तो आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। तो रस में मैंने एक रस को लिया है करुण रस। ठीक है, अब करुण रस को आज हम समझेंगे, ध्यान से समझना। देखो करुण रस क्या होता है, इसमें आपको परिभाषा के साथ उदाहरण लिखना होता है। जैसे देखो, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मान लो हास्य रस क्या लिखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, तो आप लोग लिख दो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, शोक की जगह पर हास कर दो। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव से और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये ट्रिक है। वीर रस हो तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। बस ये ट्रिक है भाई, ऐसे लिख दोगे नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। उदाहरण देखो क्या है करुण रस का। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस ऐसे लिख देना है भाई, आपका 2 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। बिल्कुल आप लोग लिख कर ले लो। अब चलते हैं अपने भैया छंद पे। देखो एक ही रस मैंने बताया कि रस छंद अलंकार तीनों को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, जाकर सर्च कर लो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। उसमें तीनों के जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार हैं, सबको मैंने उसमें समझाया है। अब देखिए छंद में हमने लिया है दोहा को, तो दोहा को हम समझते हैं। ठीक है, दोहा क्या होता है, तो देखो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। बस यही आपको लिखना है। परिभाषा समझो फिर उदाहरण समझेंगे। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में टोटल 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लो भाई, इसमें मात्राओं को गिनना भी आपको बताना होगा। जैसे देखो उदाहरण मैंने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ठीक है, अब इसको आपको मात्राएं गिनना भी सिखाना है। मैंने बीच में गैपिंग इसीलिए किया है, ज्यादा गैप मत करना, एक लाइन का ही करना ताकि मात्राओं को ऊपर आप लिख सको। देखो मेरी भवबाधारो, देखो मा पर एक मात्रा, यहाँ पे 2 मात्राएं होंगी, री में भी 2 मात्राएं होंगी। ये अकेले हैं, सिंगल है भैया, तो सिंगल को हम ऐसे ही लिखेंगे। बा पर आ का मात्रा 2 मात्रा, 2 इसमें भी, 1 इसमें, 2 इसमें। ठीक है, यानी कि 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13 हो गई। पहले चरण में 13 हो गया, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा, ये चौथा। तीसरे में भी 13 होना चाहिए। देखो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हो गई। दूसरे और चौथे में 11-11 होना चाहिए। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11, इसमें भी हो गया। इसमें 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11, इसमें भी हो गया। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। मैंने गिनना भी सिखा दिया भैया, तो ये आपका दोहा होगा। ठीक है, सिंपल सा है दोहा आपका, यही होगा क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। चलो अगला देखते हैं भैया, रस छंद भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपने अलंकार को। अलंकार में मैंने लिया है उत्प्रेक्षा अलंकार को, तो देखो इसका भी परिभाषा लिखते हैं। देखो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस यही होगा। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। ये वाला परिभाषा याद रखना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम शलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात।
आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है, अगर मान लो रस छंद अलंकार में भी कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है तो आप बेफिक्र होकर उसको लिखिए, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण देखो, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमल शैल की तथा पीत पट में प्रभात के आतप धूप की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सिंपल सा है। तो रस छंद अलंकार वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हमारा होगा पत्र लेखन। ये हमारा 12 नंबर टॉपिक है, फिर लास्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो पत्र लेखन को अब हम समझते हैं। लिखने का तरीका समझिए। पत्र को हमने आज लिया है, देखो ध्यान से, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, मतलब आपके गांव और शहर की बिजली की समस्या है उसमें, तो आपको किसी अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी आप पत्र लिखें तो सेवा में लिखना है। ठीक है, फिर बिजली विभाग मेरठ, मतलब बिजली विभाग को आप लिख रहे हैं तो बिजली विभाग कहां पे, मेरठ के, तो मेरठ मैंने लिख दिया। ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में विषय क्या है भाई, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा विषय है बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं। मतलब बिजली की समस्या है कि अनियमित है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं। फिर आप महोदय लिखो और अपनी सारी दुख कथा को यहां पर लिख दो। ये सीक्वेंस पत्र लिखने का तरीका सबसे अच्छा है जो मैं यहां पे बता रहा हूं। ऐसे लिख कर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे 6 में 6। देखो महोदय लिखा, अब आप लिखो, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है भाई, जैसे पानी और हवा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, बिजली भी हो गई है। नहीं रहेगा तो फोन कैसे चार्ज होगा, और फोन नहीं चार्ज होगा तो कैसे काम होगा भाई मेरे। फोन तो इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है सबकी ना, कि उसके बिना रहा नहीं जाता। ठीक है, हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। मतलब अपनी सारी दुख कथा आज लिख ही दो, सब लिख दो। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है कि कब सही होगा। शीघ्र कार्रवाई की आशा में, फिर दिनांक ऐसे लिख देना, हम और हम आपके जैन नगर निवासी, 1 आपका लिखा ही है, ऐसे 1 2 3 करके जितने भी लोग हैं नाम मत लिखना, ऐसे 1 2 3 4 करके लिख देना भाई, बस हो गया। मतलब हम अकेले नहीं इसको बिजली की समस्या को लेकर परेशान है, पूरे कॉलोनी वाले तो परेशान हैं। तो पहले सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखो, फिर विषय लिखो, फिर महोदय लिखकर आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को यहाँ पे छाप दो। थोड़ी सी आप उनसे निवेदन करो और आप उनसे थोड़ी आशा करो, दिनांक डालो और अपना हम और हमारे जैन नगर निवासी, और या फिर आप कोई दूसरा पत्र लिख रहे हैं तो आपका लिख दो जो भी लिखना होता है। ठीक है, पत्र लेखन भी मैं बता चुका हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र है अभी कल ही मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, आप लोग सर्च कर लेना क्लास 12 हिंदी इंपोर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट वाले टॉपिक पे भैया, निबंध लेखन। ये हमारा आज के क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। अब चूंकि 9 नंबर का आता है अकेले ये, तो इसको तो हम मिस कर नहीं सकते। तो चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं। देखो मैंने टॉप 10 निबंध आपको पहले ही बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। आज हम लिखेंगे विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर निबंध हम कैसे लिखेंगे भाई। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा भी, आपको स्वास्थ्य के बारे में भी बताना चाहिए सर को। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य हेल्थ ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, कहा गया है कि नहीं कहा गया। तो सबसे पहले जब भी आप निबंध को लिखें तो पहले आपको रूपरेखा लिखनी है कि आप आखिर इस निबंध में कौन कौन सा हेडिंग डालने वाले हैं। रूपरेखा में आपको जो जो हेडिंग डालना है वो लिख देना। जैसे फर्स्ट हेडिंग हमारा प्रस्तावना रहेगा, सेकंड रहेगा विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, थर्ड रहेगा स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता, फोर्थ रहेगा स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ, और फिफ्थ रहेगा उपसंहार। मतलब ये फर्स्ट और फिफ्थ हेडिंग बिल्कुल रहना चाहिए। प्रस्तावना और उपसंहार हर निबंध में इसका हेडिंग होता है, और बीच में आपको निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालना होगा। अगर पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो भी है, ठीक है, प्रदूषण को रोकने के उपाय, नुकसान, ये सब लिख देना उपसंहार। ठीक है, तो देखो
विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। इस रूपरेखा के अकॉर्डिंग ही हम हेडिंग डालेंगे। तो प्रस्तावना हमारा फर्स्ट हेडिंग है, ध्यान से समझो। प्रस्तावना में क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा लिखो। देखो, किसी भी देश की प्रगति के लिए वहां के नागरिकों का स्वस्थ रहना आवश्यक है, अतः व्यक्तित्व के निर्माण और समाज के उत्थान हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चार्ल्स ए बुचर के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्रिया का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से परिपूर्ण नागरिकों का ऐसी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से विकास करना है जिनका चयन इन उद्देश्यों को सामने रखकर किया गया हो। स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में अन्य सभी प्रकार की शिक्षाएं अपूर्ण हैं। यदि मनुष्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उचित प्रकार से पालन करेगा तो कई रोगों से उसको बचाव हो सकता है। ठीक है, बस हो गया, प्रस्तावना आपका हो गया। जितना अच्छा हेडिंग डालोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। थोड़ा सा बड़ा लिख देना इसको कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे भैया। तो देखो, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, विद्यालय में जितना महत्व ज्ञान को दिया जा रहा है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नियमों का निर्धारण करें व इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहें। विद्यालयों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों, खांसना, छींकना, थूकना, नशीले पदार्थ के सेवन आदि से होने वाली हानियों से अवगत कराएं, जिससे छात्र अपने स्वास्थ्य का उचित प्रकार से विकास कर सकेंगे। विद्यालय में जितना महत्व ज्ञान को दिया जा रहा है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो लिखे शायद हम। ठीक है, चलो, छात्रों के स्वास्थ्य, 2 बार हो गया है, आपको एक ही बार लिखना है। छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की उचित जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए रुचि व जागरूकता पैदा की जाए। प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये सब ध्यान देना चाहिए। देखो, लिखा है छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित शिक्षा देने के लिए निम्न उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, ऐसे लिख देना। छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु उन्हें अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई के महत्व से अवगत कराना चाहिए। बस ऐसे लिख दो भाई, मतलब आप अपनी तरफ से भी जो चाहो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। तीसरा, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता। निबंध में कॉपी भरा होना चाहिए अच्छे से और उसी से रिलेटेड चीजें लिखी होनी चाहिए। आपको नंबर भर भर के मिलेगा, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, तो देखो, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता रहेगा। ठीक है, शायद ये वाला हेडिंग नहीं लिखा गया है, तो ये आप लोग लिख लेना, ये वाला हेडिंग। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट वाला हेडिंग, ये वाले हेडिंग में कुछ आप लोग लिख लेना। चौथा, स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ हम लोग देखेंगे। शायद तीसरा हेडिंग नहीं लिखा है तो उसको आप लोग अपनी तरफ से लिखना। चौथा हम बता देते हैं, मतलब हेडिंग आप डाल के अच्छे से लिख देना, नंबर मिल जाएगा। देखो, स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ। विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा का छात्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ मनोरंजन व खेलने कूदने के साधन या व्यायाम के रूप में लेते हैं। इसी कारणवश भारत में आज स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति अत्यंत विचित्र है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, साथ ही अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा छात्र रोगों से विमुक्त रह पाएगा। इससे छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी एवं वो सफलता के पथ पर अग्रसर होगा। छात्र हमारे देश की नींव है। यदि छात्र सुरक्षित व स्वस्थ रहेंगे तो वे देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। लास्ट हेडिंग उपसंहार है। देखो, जो हेडिंग यहाँ पे मैंने नहीं बताया उसको आप लोग उसमें कुछ लिख देना अच्छे से, या बुक से देखकर लिख देना, काम हो जाएगा। लास्ट हेडिंग उपसंहार को हम लोग देखेंगे, हमारे निबंध का लास्ट हेडिंग होगा और आज की इस क्लास का भी ये लास्ट हेडिंग है। देखो, उपसंहार में क्या लिखना कि आखिर कैसे स्वास्थ्य शिक्षा को हम जागरूक करें। ठीक है, देखो, विद्यालय में जब तक स्वास्थ्य शिक्षा को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक देश के नवयुवक देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। मनुष्य के व्यक्तित्व में चारित्रिक परिपक्वता लाने हेतु व आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को चुस्त रहने व अपने वातावरण से भली भांति परिचित होने की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा की उपयोगिता तब सभी के समझ आएगी जब इसे उचित प्रकार से अनिवार्य रूप से विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक
संस्थानों में लागू किया जाएगा। मतलब जब तक हमारे विद्यालय और हमारे जो संस्थान है उसमें स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक बच्चों को नहीं किया जाएगा, तब तक वो कहाँ से जागरूक होंगे। बच्चों को अगर आप लोग पढ़ाते हैं तो वो पढ़ेंगे, कुछ समझाते हैं समझेंगे, अच्छी चीज़ें समझाएंगे वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे, बुरी चीज़ें समझाएंगे बुरी चीज़ों को ग्रहण करेंगे। मतलब बच्चे मन के सच्चे। देखो ये शारीरिक और सामाजिक दृष्टि के साथ व्यवहारिक दृष्टि से भी महत्व रखती है। अतः स्वास्थ्य मानव जीवन का आधार है। इसलिए कहा भी गया है कि यदि मनुष्य के पास से धन चला गया तो सब समझो कुछ नहीं गया, यदि उसका चरित्र चला गया तो समझो कि कुछ कुछ चला गया, और यदि उसका स्वास्थ्य चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। मेरे भाई बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है आपसे कि यदि मनुष्य के पास से धन चला जाएगा तो समझो कुछ नहीं गया। भाई धन तो जाता है फिर चला आता है। यदि उसका चरित्र चला गया तो समझो कि कुछ कुछ चला गया। अगर उसका कैरेक्टर चला गया तो समझो कुछ कुछ चीजें चली गई। लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। भाई स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो कुछ नहीं है। तो भैया ये हमारा निबंध था 9 नंबर, इसका भी कंप्लीट हेडिंग डाल डाल के अच्छे से लिख दोगे। जितना अच्छा हेडिंग रहेगा, जितने अच्छे से लिखोगे, आपका नंबर उतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 24 फरवरी को जाकर भैया छाप देना, 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।